जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था ना, एज ए फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया, और 1.5 ईयर बाद मुझे एक फॉरेन ट्रिप मिली थी, मलेशिया की ट्रिप मिली थी, और मुझे कैश भी मिला था वहाँ शॉपिंग करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है जो 12th में हैं, 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन में हैं या जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया है और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में या फिर किसी और भी सेक्टर में आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, वो भी मेरे 10 साल के बैंकिंग एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी अपनी जो पहली जॉब ली थी बैंकिंग सेक्टर में वो अपनी 20 साल की उम्र में मुझे मिल गई थी पहली जॉब। तो वो कैसे मिली थी, क्या पूरा रोड मैप था, वो मैं पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, तो एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइज, अगर आप स्टडी के टाइम पर ही बहुत सीरियस हैं कि हाँ आपको जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए, जैसे कि मैं सीरियस थी और मुझे था कि मुझे जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है और मेरा पहले से प्री प्लान था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर ही ज्वाइन करना है। तो अगर आपका अभी तक प्लान नहीं है तो आई होप कि वीडियो के लास्ट तक आप कोई ना कोई कंक्लूजन तक जरूर पहुंच जाएंगे कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। तो गाइज, जब हम 12th में होते हैं या फिर हम ग्रेजुएशन में होते हैं और हम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं कि हाँ हमें कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए और हमें कुछ तो करना है, तो उस कुछ तो करना में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। 10th स्टैंडर्ड तक मेरा था कि मुझे गवर्नमेंट टीचिंग करनी है, मुझे उसी में आगे जाना है, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ें सर्च कर रही थी, चीज़ें कर रही थी, क्या क्या एग्जाम होते हैं, सारा कुछ मैंने पूरा रोड मैप बना लिया था। 12th पास आउट करते करते मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी 12th पास आउट की, तो उस टाइम तक मेरा माइंड मेकअप हो चुका था बैंकिंग जॉब के लिए। उसके बाद भी मुझे ग्रेजुएशन में क्या करना था, बीकॉम करनी थी, बीए करनी थी या फिर मुझे बीबीए करना था, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया और मैंने बीकॉम सेलेक्ट किया। और मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी, आप गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी करे हो या फिर आप प्राइवेट स्कूल से स्टडी करते हो, डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितना फोकस्ड हो, कितना सीरियस हो। क्योंकि मैंने अपनी जितनी भी स्टडी है लगभग गवर्नमेंट स्कूल से ही किया है और मैंने बीकॉम के लिए भी गवर्नमेंट स्कूल ही सिलेक्ट किए थे। तो उसी में से जो एक स्कूल मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी में चूज किया था, उसी की मेरिट में मेरा सिलेक्शन हो गया था बीकॉम के लिए। उसके बाद मैंने अपनी बीकॉम पास आउट की। अब यहाँ तक की जर्नी में मैंने 10th और 12th तक भी ट्यूशंस पढ़ाए हैं। 10th पास आउट होने के बाद मैंने 1-2 महीने अपने जो प्ले स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी टीचिंग की है। उसके बाद 12th पास आउट होने के बाद भी मैंने छोटे मोटे जो स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर टीचिंग की है। और बीच में भी मैं अपनी स्टडी के दौरान ट्यूशंस देती रहती थी। और साथ में मुझे जो बेसिक अदर देन स्टडी कोर्सेज स्किल्स होते हैं उनके लिए भी मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, मैंने इंग्लिश लर्निंग कोर्स किया, और भी जो चीज़ें होती हैं तो वो 10th और 12th के स्टडी के बीच में ही मैंने कर लिए थे। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मैंने अपना रेज्यूमे अपडेट करना शुरू किया। मैंने रेज्यूमे को समझना शुरू किया कि रेज्यूमे कैसे बनता है, ये क्या होता है, किस लिए काम आता है। क्योंकि अभी तो फिर भी चीज़ें अप टू डेट हैं, लेकिन शायद मैं अवेयर नहीं थी या फिर मेरी तरह शायद आप भी मिसगाइडेड हूँ या फिर आपको भी क्लियर पाथ ना दिख रहा हो कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं अपने रेज्यूमे के लिए अपडेट नहीं थी कि कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे परफेक्ट रेज्यूमे बनता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे मुझे जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकती है। तो मुझे कैसे भी एट एनी हाउ मुझे जॉब चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो भी मुझे स्किल्स लेने थे वो मैंने सब 12th पास आउट करते करते जो एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं वो मैंने कोर्सेज कर लिए थे। फिर मैंने ग्रेजुएशन करते करते कभी टीचिंग भी की है, उस बीच में कुछ और भी चीज़ें मैंने करी हैं। आफ्टर क्लासेस में चीज़ें करती थी। और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जैसे आपने कोई इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन किए तो आप अगर वो 3 महीने का है या 4 महीने का है तो उस बीच में आपको क्या बेनिफिट मिलता है ना, आप 10th और 12th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल शाय होते हैं। आप लोगों के सामने बोलना और किसी भी रैंडम टॉपिक पर बात करना, अपनी बात को रखना, वो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पाते हैं। तो उससे वो 12th पास आउट होते होते अगर आप पहले की चीज़ें कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि आप अपनी बात को रखना, कैसे लोगों से आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे आप सिर्फ ना हिंदी में इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। इवन हिंदी में भी कई बार अगर हम बात कर रहे हैं तो हम अगर कम्युनिकेशन हमारा अच्छा नहीं है तो हम अपनी चीज़ों को ठीक से रख ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें कोशिश करो कि अपनी 12th तक आप अपनी अच्छी कर लो, क्लियर कर लो कैसे करनी होती हैं। तो अगर आपने नहीं करें नो इश्यू, आप ग्रेजुएशन के टाइम पर भी ये चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे ग्रेजुएशन की। जब आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप अपना रिज्यूमे अपडेट करना शुरू कर दो, अपने बारे में टेल बी अबाउट योर सेल्फ, उसको एकदम अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हैं, आप प्राइवेट कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो आसपास जो भी आपको जॉब मिल रही है आप करो। ज़रूरी नहीं है कि जॉब छोटी मिल रही है, बड़ी मिल रही है या फिर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, नहीं, आप जॉब करो। मार्केट में आप बने रहने चाहिए। मैंने भी किया है, मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पर जॉब की थी, वो मेरी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं थी। इवन उसका बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी यूज़ भी नहीं था, मेरे
मेरे रेज्यूमे में उसका एक्सपीरियंस ऐड भी नहीं कराया गया था। बट उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, मुझे कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज थी उसकी मुझे प्रैक्टिस हो पाई थी अच्छे से। तो मुझे कस्टमर डीलिंग आ गई थी कि किस किस टाइप के कस्टमर होते हैं, क्योंकि देखो कस्टमर सब जगह सेम होते हैं, बस डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ सर्व कर रहे हैं। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में तो आपको वो प्रोडक्ट बताने हैं, अगर आप किसी और चीज़ में, अगर आप इवन आप कपड़े की दुकान भी है ना आपकी, वहाँ पर भी आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि हाँ किस तरीके से हमें कस्टमर डील करना होता है, किस तरीके से हमें अपनी चीज़ें समझानी होती हैं, उनकी चीज़ों को समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे आपकी ये बहुत हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी जॉब मिल रही है ना ग्रेजुएशन के टाइम पर भी, और आप कर सकते हैं, आपके लिए टाइम मैनेजेबल है, तो आप कर लो। ये मत देखो कि ये मेरे बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप ज्वाइन कर लो। उससे आपको ऐसे भी कस्टमर्स मिलेंगे जो आपको आगे, कई बार ऐसे कनेक्शंस होते हैं, लोग ऑलरेडी कस्टमर आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, तो अगर आपकी अच्छी कस्टमर डीलिंग या वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो खुद ही आपको लीड दे देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, ये मेरा ऑफिस है या मेरे फ्रेंड का ऑफिस है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाते हैं जॉब के लिए। तो गाइज मेरा जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो मार्च में मैंने एग्ज़ाम दिया, मतलब मैं 2016 में मेरी ग्रेजुएशन पास आउट थी। और जब रिजल्ट आया उसके जस्ट बाद ही विदिन 3 मंथ, मतलब मार्कशीट भी कॉलेज में नहीं आई थी तब तक, उसके बीच में ही मेरा NBFC में सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी जॉब नहीं थी, आई नो, बट मेरे लिए जो बैंकिंग सेक्टर का ड्रीम था वहाँ मुझे एंट्री मिल चुकी थी और मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश थी। तो ये मुझे कैसे मिला, तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो आप कनेक्शन बनाने चालू करो। आपके नियर बाई जितनी भी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, जितने भी NBFC हैं या फिर आपके कोई कंपनी है, मैं फिर भी ये टाउन लेवल की बात कर रही हूँ क्योंकि ये आपके हर जगह मिलेंगे। NBFC और बैंक आपके हर एक टाउन में मिलते हैं क्योंकि इनकी ओपनिंग ही टाउन में होती है, सिटी में होती हैं। तो अगर आपके यहाँ है तो आप अभी से सर्च चालू करो, डेटा बनाना चालू करो कि कौन कौन सी NBFC हैं। NBFC में मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, IIFL, कैपरी, पूनावाला गोल्ड लोन, मतलब बहुत सारी NBFC हैं और भी हैं और भी आगे अपडेट होंगी। तो आप उनके बारे में अभी से सर्च करना शुरू करो कि आपके नियर बाय लोकेशन पर कौन कौन सी NBFC हैं, कौन कौन से प्राइवेट बैंक हैं, इवन कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में भी संविदा पर आपकी हायरिंग हो सकती है। तो आप ये सारा डेटा बनाना शुरू करो कि कौन कौन सी डेजिग्नेशन होती हैं, क्या होता है। इवन आप एज ए कस्टमर वहाँ जाकर विजिट भी करो, जितनी भी NBFC हैं जो भी, वहाँ जाकर विजिट करके आओ। एक बार विजिट कर लो, फिर मंथ में दोबारा विजिट करने चले गए। जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उससे क्या होगा ना, वहाँ लोगों को आपकी जानकारी मिलेगी और उनको पता लगेगा कि हाँ ये एक कैंडिडेट है जिसने ये स्टडी करी हुई है। आप वहाँ कस्टमर बन के जाओ, लेकिन बातों बातों में उनको अपनी चीज़ें बताओ कि हाँ मैं जॉब सर्च करूँगी, अभी मैं ये ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैंने ये किया हुआ है और अभी जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब फाइंड आउट करूँगी या करूँगा। तो अगर आपके यहाँ कोई वैकेंसी होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ के स्टाफ का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हो, उनसे कॉन्टैक्ट बना सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है। इवन अगर कोई आपको लग रहा है ना आपकी स्टडी के टाइम पर भी किसी के पेरेंट्स बैंकिंग सेक्टर में है या जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो उनसे कोशिश करो कि कनेक्शन बनाओ ताकि उनको एक, मतलब हमें एक रोड मैप मिल जाए, पाथ मिल जाए कि ऐसी चीज़ें आगे करनी होती है। क्योंकि जब तक हम ग्रेजुएशन करते होते हैं हमें सच में क्लियरिटी नहीं होती है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो जब आप ब्रांच में जाओगे वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे और हमेशा कोशिश करो कि जब आप वहाँ जा रहे हो ना तो वहाँ प्रेजेंटेबल होके जाओ, अपने आप को समझ के जाओ, अपने माइंड को मेकअप करके जाओ कि हाँ आप बैंक एम्प्लॉय हैं और आप इस जॉब के लिए बने हैं। उसी तरह की पर्सनैलिटी आप वहाँ बनाकर जाओ कि आप प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप गर्मी में मतलब बिना किसी पर्सनैलिटी के वहाँ पर जा रहे हैं, प्रेजेंट होते हो, तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। वेल ग्रूम्ड होकर आप जाओ वहाँ पर कि लगना चाहिए कि सामने वाले की अगर वहाँ वैकेंसी है भी ना तो वो आपको नज़र में रखेंगे कि हाँ ये पर्सनैलिटी का बंदा है, बंदी हमें चाहिए। क्योंकि देखो बैंक है ना वेल ग्रूम्ड एम्प्लॉय लेना पसंद करती है, उनको चाहिए नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो जब आप इस तरीके से वहाँ स्टाफ के साथ जाके कनेक्शन बनाओगे और उनके साथ अपना रेज्यूमे शेयर करो, बेशक आप ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन अपना रेज्यूमे शेयर करो और उनको बताओ कि आपकी क्या डिमांड है, आप जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हो तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरा रेज्यूमे मैंने बना लिया, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, अगर कोई भी वैकेंसी हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए। मतलब एक हम्बल नेचर के साथ उनको बता के आओ। तो ये चीज़ें मैंने की हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत काम करती हैं। उसके बाद आप अपने मार्केट में जो भी कनेक्शन अच्छे बना के रखो, क्योंकि देखो बैंक जो होती है ना वो कस्टमर डीलिंग करती है। जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कस्टमर कैसे लेके आओगे, क्योंकि बैंक में तो बहुत प्रेशर होता है, कैसे आप कस्टमर डीलिंग करोगे, तो आप बता सको कि देखो मार्केट मेरी बहुत जानकार है, मैं पूरी मार्केट को जानता हूँ या जानती हूँ, पूरी मार्केट से मैं अवेयर हूँ कि मुझे पता है यहाँ लोग कैसे हैं, किस तरीके से बात करते हैं और कहाँ कहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो उससे एक आपकी इमेज बनती है कि हाँ इस कैंडिडेट को हम फ्यूचर में हायर कर सकते हैं, बैंक के लिए बेनिफिट वाली चीज़ हो सकती है। अब पता है आपको इस तरीके से आप ब्रांच जब विजिट करते हैं तो एक तरीके से ये समझ लीजिए आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि NBFC बैंक में कभी भी डायरेक्ट HR इंटरव्यू आपका नहीं लेता है। आप ब्रांच में जाते हैं, वहाँ मैनेजर आपका इंटरव्यू लेता है और स्टाफ आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं, आपकी नॉलेज को जानने की कोशिश करते हैं, वो ही आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है। अगर आपने ब्रांच मैनेजर को या ब्रांच स्टाफ को सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ यू आर द करेक्ट वन,
फॉर दिस पोजीशन, तो ये समझ लीजिए एचआर आपको फेल नहीं करेगा। एचआर के साथ सिर्फ आपके वही डिस्कशन होंगे बेसिक से कि आपके बारे में बताइए और आप वहाँ कैसे बिजनेस कर पाएंगे, ये वो मतलब बेसिक से डिस्कशन होंगे। ऑलरेडी आपको ब्रांच मैनेजर हायर कर चुका है, वही आगे अपना रेफरेंस देगा, वही आपको रेफरेंस कोड देगा। क्योंकि कई बार मतलब कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है और बिना रेफरेंस के तो आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सच बात है, लेकिन आप रेफरेंस लेने के लिए कर क्या रहे हैं? रेफरेंस तभी देते हैं बैंक में जब हम उस इंसान का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर चुके होते हैं, उसको इंसान को अच्छे से जान चुके होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड जान चुके होते हैं। क्योंकि बैंक में रेफरेंस देना एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब आप बैंक में जाओगे या फिर किसी एनबीएफसी में जाओगे, वहाँ मैनेजर और स्टाफ को आपने इंप्रेस कर दिया ना, मतलब आप एक सुटेबल कैंडिडेट उनके सामने प्रेजेंट हो गए, तो वो खुद ही आपको अपना रेफरल कोड देंगे। इवन एक रेफरल कोड नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल रेफरल कोड मिलेंगे। तो आप ये चीज़ ट्राई करो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर की है कि बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर में डायरेक्ट एचआर इंटरव्यू नहीं लेता है। पहले आपकी लोकल ब्रांच है ना, वही इंटरव्यू होते हैं, वहीं आपको देखा जाता है कि आप काम कर पाओगे नहीं। क्योंकि एट द एंड आपको एचआर के साथ काम नहीं करना है, आपको लोकल ब्रांच स्टाफ के साथ काम करना है और लोकल कस्टमर डीलिंग करनी है। तो एचआर भी यही चाहता है कि आप जो भी हम कैंडिडेट हायर करें, वो जो भी वहाँ का स्टाफ उसके साथ कोऑर्डिनेट बैठ जाए, वहाँ के कस्टमर डीलिंग कर पाए, वहाँ की लैंग्वेज को समझता हो, वहाँ के एरिया को समझता हो। तो वैसे ही कैंडिडेट को वो हायर करना चाहते हैं। और वो कैंडिडेट उन्हें कहाँ से मिलेगा? वहाँ के खुद लोकल स्टाफ उनको हायर करेंगे। तो वो कैंडिडेट आप बन सकते हो अगर आप ये स्टेप फॉलो करो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है और ये मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। आई होप कि अगर आप ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना जो मैंने बताया, तो आपको खुद ही नॉलेज होगा कि जस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे कहाँ रिज्यूमे लगाना है। आपको बस वेट होगा कि कैसे भी मेरा रिजल्ट आए फटाफट और मैं अपना रिज्यूमे वहाँ लगाऊं, क्योंकि वहाँ के स्टाफ से मेरे बहुत अच्छे कनेक्शन है और वहाँ पे ऑलरेडी ये वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि स्टाफ को ये भी पता होता है ये वैकेंसी आने वाली है या फिर ये लोग रिजाइन देने वाले हैं, 3 महीने बाद वैकेंसी आने वाली है, 4 महीने बाद वैकेंसी आने वाली है। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी सबको पता होती है अपनी ब्रांचेस में। तो अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए जो मैंने अभी तक बताए हैं, तो ये समझ लो आपको खुद वैकेंसी का पता होगा। क्योंकि मैं तो जस्ट अपने ग्रेजुएशन के बाद ना ग्रेजुएशन के रिजल्ट का वेट कर रही थी। रिजल्ट भी नहीं आया था, मेरी बस मार्कशीट जो ऑनलाइन अपलोड होती है ना, मैंने उसी से अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन था ना हायरिंग का, वो प्रोसेस पूरा किया था। क्योंकि मुझे स्टाफ से पहले पता चल गया था कि वहाँ इतने टाइम पे वैकेंसी आएगी और मुझे बस अपना वहाँ रिज्यूमे लगाना था। तो मैंने वही किया, सारी कुछ चीज़ें लगा दी थी ऑलरेडी, बस मुझे अपनी मार्कशीट का वेट था। तो मैंने जो ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड होती है तो वही डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट किया। तो ये मेरी जर्नी थी कि मैंने किस तरीके से शुरू से मैं सीरियस थी बैंकिंग सेक्टर को लेकर, अपने बैंकिंग में अपना करियर बनाने के लिए। तो अगर आप सीरियस हैं और नहीं भी हैं तो आज ये चीज़ फॉलो करो। मेरा बैकग्राउंड कोई बैंकिंग वाला नहीं है, मेरे फैमिली में कोई भी बैंकिंग सेक्टर में नहीं है कि मुझे कहीं वहाँ से रेफरेंस मिला है। मैंने बिल्कुल आपको अपनी रियल स्टोरी बताई है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगी। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, दीप्ति राज दुबर से ही मेरा अकाउंट है। अब बात आती है कि अगर आपको कोई वैकेंसी मिल रही है बैंकिंग सेक्टर में या फिर एनबीएफसी सेक्टर में, तो किस वैकेंसी पर आपको जाना चाहिए। तो देखो, अगर आप फ्रेशर है ना, तो आपको जो भी डेजिग्नेशन मिल रही है आप उसके लिए यस बोल दो। आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं हो पाएगा या नहीं। अगर सामने वाला आपको उस डेजिग्नेशन के लिए सुटेबल मान रहा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपको 100% सेल्स मिल रही है, आपको 50% सेल्स मिल रही है, 70% सेल मिल रही है। क्योंकि देखो, बैंक में ऑपरेशन वाले भी सेल करते हैं, उनका भी टारगेट होता है। तो बैंकिंग जॉब टारगेट वाली होती है, एनबीएफसी जॉब टारगेट वाली होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं यू आर द वन जिसको टारगेट करने हैं। ऑलरेडी कंपनी चल रही है ना, इतनी पुरानी कंपनी, इतनी पुरानी बैंक है, एम्प्लॉय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसमें डाउट रखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट आया था, तो उन्होंने मुझसे कंसर्न किया था। तो मैं ये बता दूं कि वहाँ आपको हायर करने के लिए रेडी हैं, तो आपको खुद पर डाउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में, एनबीएफसी में अगर आपको शुरू में सेल मिल जाए ना, अगर आप फ्रेशर हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं है। तो पता है, आप बैंकिंग सेक्टर में सेल्स जॉब में गए हैं और आपने 6 महीने 1 साल लगातार बहुत मेहनत कर लिया, काम कर लिया है, कस्टमर आपको ये नाम से जानने लगे हैं, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर के फ़ोन में हो। इस तरीके से आप बस कस्टमर से कनेक्शन बना लो। क्योंकि पता है, ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं बैंक के टारगेट नाम से ही डर जाते हैं, प्रेशर नाम से ही डर जाते हैं कि बस सेल जॉब है, सेल्स की जॉब है, सेल्स की प्रोफाइल है तो बस हालत ख़राब है, टारगेट है, प्रेशर है। भाई नहीं है। आपको पता है कि मैं भी एज ए सेल्स डिपार्टमेंट में ही गई थी और मेरी 100% सेल्स की ही जॉब थी। लेकिन जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था ना, एज ए फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया और उसके 1.5 ईयर बाद मुझे एक फॉरेन ट्रिप मिली थी, मलेशिया की ट्रिप मिली थी और मुझे कैश भी मिला था वहाँ शॉपिंग करने के लिए। तो मैं तो एज ए फ्रेशर गई थी ना, लेकिन मैंने जो काम वहाँ करते हैं हम, बस उसी काम में मैंने थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद तो फिर मुझे आइडिया हो गया कि कैसे काम करना होता है। फिर मुझे और भी ट्रिप्स मिली थी। अगर आपको मेरी तरफ से कोई और गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।